जय हिंद दोस्तों। पीसीएस मेडिजिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण। दोस्तों अगर आप किसी भी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान पीसीएस है, चाहे वो बिहार पीसीएस या उत्तर प्रदेश पीसीएस, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीएस या जीके की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक पीसीएस प्री के और मेंस के हम इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि भारत में जैव विविधता के संरक्षण के दो तरीके होते हैं। एक तो यह होता है कि किसी भी जीव जंतु अथवा पादप जिसका आपको संरक्षण करना है उसको उसके आवास में ही, प्राकृतिक आवास मतलब जंगलों में ही उसका संरक्षण कर देना। इस विधि को बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। तो मैंने इसके एग्जाम्पल बताए थे स्वस्थानीय संरक्षण के। तो उसमें बताया था एक तो राष्ट्रीय पार्क होता है, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क। दूसरा बताया था वन्य जीव अभयारण्य, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य। और तीसरा मैंने एग्जाम्पल बताया था स्वस्थानीय संरक्षण का, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये क्या होते हैं राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व, ये समझते हैं। तो दोस्तों मान लो ये जैसे एक राज्य ले लेते हैं, झारखंड है, सॉरी जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की सरकार अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र को आर्थिक, सामाजिक या पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण समझती है तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उस भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। और उस संरक्षित क्षेत्र का नाम होगा या तो राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व। एक बार फिर से बताता हूं, कोई भी राज्य सरकार उस राज्य के अंदर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को, उसमें रहने वाले जीव जंतु तथा पादपों को अगर आर्थिक, सामाजिक या पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझती है तो उस क्षेत्र को वो संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देगी। और संरक्षित क्षेत्र घोषित करेगी तो तीन संरक्षित क्षेत्र हो सकते हैं, या तो उस भौगोलिक क्षेत्र को वो वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दे, या उसको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकती है या वन्य जीव अभयारण्य। तो क्या 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 इसके मतलब आधार होते हैं ये देखते हैं इसमें। जैसे मान लो ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर में यहाँ जिला है लेह या लद्दाख। तो इस लेह या लद्दाख में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जितने भी पादप हैं, अगर जम्मू कश्मीर की सरकार अगर ये सोचती है कि ये जीव जंतु अथवा पादप आर्थिक, सामाजिक अथवा पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस लेह या लद्दाख के उस भौगोलिक क्षेत्र को वो एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देगी। और संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बाद उसमें से उस संरक्षित क्षेत्र का नाम क्या रखेगी, या तो वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। क्या आधार होगा, मान लीजिए ये लेह डिस्ट्रिक्ट है और इस लेह डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा जीव है जिसको संरक्षण दिया जाना है, कोई ऐसा एनिमल है, कोई जंतु है, मान लीजिए आप हिरण मान लीजिए, अगर उस हिरण की संख्या लगातार कम हो रही है, उस पर संकट है, तो उसको संरक्षित किया जाना है, तो इस क्षेत्र को सरकार क्या करेगी, वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर देगी। इसके नाम में है वन्य जीव का संरक्षण। वन्य जीव अभयारण्य का मतलब हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब किसी वन्य जीव को संरक्षण सरकार दे रही है। तो मान लीजिए इस क्षेत्र को सरकार जब वन्य जीव अभयारण्य घोषित करेगी, इस वाले क्षेत्र को, लेह जनपद में कोई भौगोलिक क्षेत्र होगा, तो उस वन्य जीव अभयारण्य, उस वन्य जीव को संरक्षण देगी सरकार, तो उसके लिए मानवीय हस्तक्षेप को कम प्रतिबंध की आवश्यकता है। जैसे आप किसी हिरण को अगर आप संरक्षण दे रहे हैं तो वहां के पादपों को तो संरक्षण देना नहीं है, तो मानवीय हस्तक्षेप कुछ हद तक उसमें लागू होता है। जैसे वहां की जो लोग होंगे वो वहां पर जो जंगल के उत्पाद होंगे उनको इकट्ठा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं, क्योंकि वहां पर हिरण को संरक्षण किया जाना है, पौधों को नहीं। तो कुल मिला के ये समझें, अगर किसी क्षेत्र में जो जीव जंतु रहते हैं, जो पौधे हैं, उसमें से केवल किसी एनिमल को संरक्षित करना है तो क्या होगा, मानवीय हस्तक्षेप को कम प्रतिबंधित किया जाता है उस क्षेत्र में और उसे घोषित कर दिया जाता है वन्य जीव अभयारण्य। और वन्य जीव अभयारण्य घोषित हो गया
तो फिर ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप पे प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। वहां पर मानव जो जंगल के उत्पाद हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह जंगल में, वहां पर अपने पशु चरा सकते हैं, क्योंकि संरक्षण जो होना है केवल एक जीव का होना है। तो उसको सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उससे क्या करेगी, वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर देगी। लेकिन अगर इसी जिले में, उस भौगोलिक क्षेत्र में किसी वन्य जीव को भी संरक्षित करना है और वहां के पौधों को भी संरक्षित, पादपों को भी संरक्षित किया जाना है, तो फिर उसमें क्या करा जाता है, सरकार ये सोचती है कि इसमें मानव का हस्तक्षेप कम से कम हो, तो उसको क्या घोषित करेगी, राष्ट्रीय पार्क। और राष्ट्रीय पार्क में मानव का हस्तक्षेप, चाहे तो वो जंगलों के उत्पादों को इकट्ठा करना हो या फिर वहां पर अपने पशु वगैरह चराना हो, प्रतिबंधित होते हैं, क्योंकि वहां पर सारी चीजों को आपको संरक्षण करना है, जीव जंतुओं को भी और पौधों को भी। तो उसको सरकार फिर क्या घोषित करती है, राष्ट्रीय पार्क। मतलब मानव का हस्तक्षेप कितना प्रतिबंधित करना है, मानव के हस्तक्षेप पे उस क्षेत्र में, उस भौगोलिक क्षेत्र में कितनी रोक लगानी है, इस आधार पर सरकार या तो उसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित करती है, या राष्ट्रीय पार्क, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। तो बहुत कम प्रतिबंध की आवश्यकता है तो उसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर देगी, और ज्यादा प्रतिबंध आदमी का, उसमें मानव हस्तक्षेप न हो, तो उसको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर देती है। और जब इस क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के साथ साथ इस पारिस्थितिकी तंत्र के जो अजैविक घटक हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, इसके भी संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में उस भौगोलिक क्षेत्र के जैविक घटक, जैसे जीव जंतु हैं और पौधे, इसके अलावा अगर अजैविक घटक को भी संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मिट्टी का कटाव है ना, भूमि के संरक्षण की आवश्यकता है, या फिर जल का प्रदूषण रोकना है आपको, इसके अलावा या वायु प्रदूषण रोकना है, तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इसके भी संरक्षण की आवश्यकता अगर पड़े तो सरकार क्या करती है, उस बृहद क्षेत्र को क्या कर देती है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देती है। और उस बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, जैसे अगर ये बायोस्फीयर रिजर्व है तो जिस क्षेत्र की ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता होती है उसको उसका कोर बोल देते हैं, सेंटर वाला क्षेत्र कोर, और जिस क्षेत्र की कम आवश्यकता पड़ती है उसको बफर जोन बोल देते हैं, और जिसमें बहुत कम आवश्यकता है संरक्षण की उसे ट्रांजिशन या संक्रमण क्षेत्र बोल देते हैं। मतलब जो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, वन्य जीव अभयारण्य अगर किसी को सरकार को घोषित करना है, मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा, है ना, और अगर राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया तो मानवीय हस्तक्षेप और ज्यादा प्रतिबंधित हो जाएगा, और अगर उसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया तो उसमें क्या होता है, उसके क्षेत्र के हिसाब से उसमें मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित होता है। अगर उसका कोर होगा बायोस्फीयर रिजर्व, एक बड़ा बृहद संकल्पना है, एक बड़े क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। तो दोस्तों सरकार ने, राज्यों की सरकारों ने टोटल मिला के कुल राष्ट्रीय पार्क हमारे देश में है 104, वन्य जीव अभयारण्य लगभग 566 और बायोस्फीयर रिजर्व है 18। तो हमारे देश में ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। मैंने इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। और एक दो चीज समझते हैं। एक सरकार ने प्रोजेक्ट चलाया था, टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना 1973 में। इसका उद्देश्य ये है कि बाघ हमारे यहाँ क्या है, IUCN मैंने पढ़ाया था एक लेक्चर में, मतलब इंडेंजर्ड स्पेसीज है, इंडेंजर्ड एनिमल है हमारे यहाँ बाघ, बाघ पे संकट है, तो उसको कैसे संरक्षित किया जाए उसके लिए एक योजना लेके आई सरकार, जिसका नाम है बाघ परियोजना 1973 में। तो कभी कभी तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि कब बाघ परियोजना आई, तो 1973। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि जहां जहां बाघों की संख्या है उन राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। जहां जहां बाघों की संख्या है उस राष्ट्रीय पार्क अथवा वन्यजीव अभयारण्य को क्या कर दिया, टाइगर रिजर्व। तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है। ऐसे ही एलिफेंट की संख्या लगातार कम हो रही है, तो हाथियों के संरक्षण के लिए एक योजना लाई सरकार, एक योजना लाई जिसका नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी परियोजना। ये कब आई थी, साल पूछता है, तो 1992 में। तो इस परियोजना के तहत होता क्या है, किसी पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्यजीव अभयारण्य को हाथी रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा, एलिफेंट रिजर्व एरिया, इतना होता है बस। तो हम समझते हैं इसमें से क्वेश्चन ये जो आता है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो आ सकता है कि ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, और दूसरा क्वेश्चन इसको मैच करवाने आता है, आपको राज्य मैच करने हैं। तो इसमें जितनी भी चीजें दिखाई हैं मैंने आपको, वो राष्ट्रीय पार्क की हैं।
अगर वो राष्ट्रीय पार्क के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व है तो मैंने बीआर दिखाया होगा, जैसे ये है बीआर, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये आपका ये टी मतलब ये टाइगर रिजर्व भी है। और ये तो मैंने नीले वाले उससे दिखाए हैं, ब्लू वाले से। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई क्षेत्र संरक्षित करते हैं तो हो सकता है वो जमीन पर हो, स्थल में हो, और किसी क्षेत्र को संरक्षित करते हैं तो हो सकता है वो समुद्र में भी हो। तो समुद्र में जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं उन्हें बोलते हैं समुद्री राष्ट्रीय पार्क, इंग्लिश में बोलते हैं मैराइन नेशनल पार्क, MNP। तो भारत में आप जरूर याद रखें कि समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, तो कच्छ की खाड़ी, जो कच्छ की खाड़ी है यहां पर गुजरात के पास, ये एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र मतलब समुद्री राष्ट्रीय पार्क। जो सारे मैंने ब्लैक ब्लैक से दिखाए हैं वो स्थलीय माने स्थल पर राष्ट्रीय पार्क हैं, लेकिन ये जो 3 पार्क हैं, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और महात्मा गांधी, MNP का मतलब है मैराइन नेशनल पार्क, समुद्री राष्ट्रीय पार्क। ये 3 समुद्री राष्ट्रीय पार्क हैं, मतलब समुद्र में कौन से जीव को संरक्षित किया गया है, कोरल रीफ को, मूंगा को। जितनी भी यहाँ पर हमने पढ़ी थी कोरल रीफ के लेक्चर में कि यहाँ पर है मूंगा की चट्टान, यहाँ भी मूंगा की चट्टान है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार पर भी मूंगा की चट्टान है। तो जब किसी समुद्री क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है तो उसे बोलते हैं समुद्री राष्ट्रीय पार्क, MNP मैराइन नेशनल पार्क। तो 3, अब जैसे ये तो पूछेगा नहीं कच्छ की खाड़ी, क्योंकि आपको पता है कहाँ है, तो कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क। ये तो नाम से पता पड़ रहा है कि ये कहाँ है, मन्नार की खाड़ी ना, वो कच्छ की खाड़ी में। इसके अलावा जो महात्मा गांधी है वो याद रखना है, ये आपका अंडमान पे है ना, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा एक वन्यजीव अभयारण्य है समुद्र में, इसका नाम है गहिरमाथा। ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाला है, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य। ये 3 समुद्री राष्ट्रीय पार्क हो गए, ये समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है गहिरमाथा। यहां पर नदी है बैतरणी और ब्राह्मणी, उड़ीसा में। उड़ीसा में यहां पर नदी है बैतरणी और ब्राह्मणी। जब ये दोनों मिल जाती हैं, ये मिलती हैं यहीं पर, तो एक नदी बनती है, इसका नाम है धामरी। उस धामरी के मुहाने पर जो बीच है, उस बीच पर एक है गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य। और इसमें कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, तो मतलब कौन सा जीव संरक्षित है, तो एक कछुआ होता है, उसका नाम है ओलिव रिडले। एक कछुआ है, समुद्री कछुआ ओलिव रिडले। वो क्या करता है, अपने बच्चों को जन्म देता है, नेस्टिंग करता है यही समुद्र के, ये उड़ीसा का जो बीच है यहाँ पर बैतरणी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य। बहुत फेमस है, क्वेश्चन आता है कौन से राज्य में है, तो उड़ीसा में है। किसके लिए फेमस है, एक कछुए की प्रजाति है, समुद्री कछुए की प्रजाति ओलिव रिडले, उसका संरक्षण उस बीच पे किया जाता है। तो मैंने ये जो 4 बताए हैं ये समुद्री राष्ट्रीय पार्क हैं, और ये समुद्री, ये वाला जो है ये समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है, ये कई बार एग्जाम में आया है। अब जो स्थल पे समुद्री अब जो स्थल पे राष्ट्रीय पार्क है उनको समझते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर लेह लद्दाख इसका जो जिला है उसमें एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है हेमिस। कई बार एग्जाम में आया है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो आप है ये जम्मू में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है ना। जम्मू में दूसरा जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम है दाचीगाम। इसे भी याद रखें आप, हेमिस और दाचीगाम ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय पार्क हैं। दाचीगाम फेमस है कश्मीरी स्टेप या कश्मीरी हंगुल या बोलते हैं कश्मीरी हिरन होता है उसके लिए। तो क्वेश्चन ये आता है ये कश्मीरी हंगुल कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में आएंगे तो आप दाचीगाम ऐसे लगाएंगे, या फिर कभी कभी दाचीगाम इधर राज्य होगा तो आप दाचीगाम को लगाएंगे जम्मू कश्मीर से। ये जम्मू कश्मीर में 2 फेमस है बहुत ज्यादा। ये 20-25 राष्ट्रीय पार्क हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, उन्हीं को पढ़ेंगे, हैं तो बहुत सारे है ना। दूसरा देखें, ये आपका उत्तराखंड है यूटी, इसमें 2 याद रखेंगे, 2-3। एक तो जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट क्या था, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। जब इसका नाम 1936 में रखा गया था हेली नेशनल पार्क, तब इसका नाम 1936 में था
हैली नेशनल पार्क 1936 में। और ये एक इसके साथ टाइगर रिजर्व भी है, बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है ना, इसमें बाघ आरक्षित क्षेत्र है, हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी चोटी है, जानते हैं आप। नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जैव मंडल आगार भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है नंदा देवी। फूलों की घाटी कई बार आई है, कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, राजाजी एक टाइगर रिजर्व भी है ना। ये दोनों, ये आप नंदा देवी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखें आप, ये उत्तराखंड में। यूपी के में एक जिला है पीलीभीत, उसमें है दुधवा राष्ट्रीय पार्क है ना। ये जिला है, ये आपका स्टेट है सिक्किम। सिक्किम में एक चोटी है हिमालय की, कंचनजंगा, तो उसी के नाम पर है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। ये क्या है? नेशनल पार्क है एनपी। बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जैव बायोस्फीयर रिजर्व भी है कंचनजंगा, है ना। इसके बाद आते हैं, ये राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में फेमस है नामदफा राष्ट्रीय पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है। अगर देखते हैं ये वाला असम है, आसाम। इस आसाम में दो मुख्य हैं, एक तो काजीरंगा, मानस, कई बार आया है, काजीरंगा भी आया है और मानस भी आया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो असम में है ये दोनों, ये असम राज्य है। काजीरंगा फेमस है एक सींग वाले भेड़े के लिए और मानस फेमस है जंगली भैंसे के लिए। मानस एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना। क्वेश्चन आए बायोस्फीयर रिजर्व मानस कहाँ है? तो असम में। काजीरंगा और मानस दोनों कहाँ है? असम में। ये मणिपुर राज्य है और मणिपुर में एक लोकटक झील है, उस झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है, कहीं काबुल लिखा होता है, कहीं कैबुल लिखा होता है, तो केबुल लामजाओ, ये भी बहुत फेमस है। केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ उद्यान है, विश्व का मात्र एक तैरता हुआ उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसके अलावा ये वेस्ट बंगाल है और इस वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्क है सुंदरवन, और ये नेशनल पार्क के साथ साथ क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना। ये छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क, फेमस है। ये उड़ीसा है, उड़ीसा में ये तो हो गया है समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, और एक है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये आंध्र प्रदेश, ये राज्यों का मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में है पापीगोंडा राष्ट्रीय पार्क। ये तमिलनाडु में है मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क, और ये टाइगर रिजर्व भी है ना। ठीक, अब ये जो ये है आपका केरल में ये है एक तो पेरियार राष्ट्रीय पार्क, पेरियार नदी है केरल में उसी नाम पे। एक साइलेंट वैली, ये आपका इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली कहां पर है? तो केरल में। ये भी जैव विविधता के लिए फेमस है। फूलों की घाटी भी कई बार एग्जाम आया, फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है ना। अब आगे चलते हैं, ये गुजरात है। गुजरात का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, गिरी नेशनल पार्क। ये किसके लिए फेमस है? एशियाई बब्बर शेर, एशियाई शेरों के लिए ये संरक्षित क्षेत्र है। इसके ऊपर चलते हैं, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पंचमढ़ी, ये काफी फेमस है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दो ये है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क भी है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क में टाइगर रिजर्व भी है वो, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क। तो जो मध्य प्रदेश में आप एक तो बायोस्फीयर रिजर्व याद रखेंगे पंचमढ़ी, और राष्ट्रीय पार्क कौन से हैं? एमपी में कान्हा और बांधवगढ़। अब आते हैं गुजरात, राजस्थान में ये तीन, एक तो केवलादेव भरतपुर में ये राष्ट्रीय उद्यान है, एक सरिस्का है आपका, सरिस्का है अलवर में, अलवर जिला है राजस्थान का, वहां पर है। ये टाइगर रिजर्व भी है, बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। एक रणथंभौर है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर राजस्थान का एक जिला है, उसमें रणथंभौर, ये भी टाइगर रिजर्व भी है। तो राजस्थान में ये तीनों याद रखेंगे, केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर। एमपी में ये दोनों याद रखेंगे, और गुजरात में गिरिवाला। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं 20-25 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये दो जम्मू कश्मीर के हैं, 3 राजस्थान के हैं, एमपी के 2 याद रखें मेनली, और ये बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी।
गिरिज याद रखें, इसमें क्या संरक्षित है, ये सारी चीजें आप याद रखें। ये कर्नाटक में, ये है कर्नाटक जिला, कर्नाटक में है बांदीपुर और नागरहोल, दोनों हाथियों के लिए फेमस हैं। हाथी यहाँ पर पाए जाते हैं और दोनों ही टाइगर रिजर्व हैं, दोनों में ही बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको मैप से समझें और इनको याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में आता है कि ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, इसमें से आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। फूलों की घाटी कई बार आया है, जिम कार्बेट भी कई बार आया है, हेमिस दाचिगाम भी आया है, नामदफा भी आया है, और यहां से आपका ये रणथंभौर सरिस्का वाले भी आते हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। आई होप आपके समझ में आए होंगे। थैंक्स।